नमस्कार। आज आपका जो टॉपिक लेंगे वो वर्णमाला से संबंधित टॉपिक लिया जाएगा। देखो, आज का जो टॉपिक है वो वर्णमाला है। वर्णमाला के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है कि भाषा क्या है, भाषा के बाद में वर्ण क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं कि भाषा क्या है। मानव के जो विचार विनिमय करते हैं, जिसमें मेरा बोलना, आपका सुनना, या दूसरा रूप अपन ये कहें कि जो हो यहाँ पर लिखा गया है उसको आप पढ़ते हो, यानी कि भाषा क्या क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले कि मानव के विचार विनिमय के मौखिक और लिखित रूप होता है, जिसमें आदान प्रदान ध्वनि चिन्हों को समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के कितने रूप हो जाएंगे, आपके दो रूप हो जाएंगे। पहला कौन सा रूप है आपका, मौखिक, और दूसरा रूप कौन सा माना जाता है, लिखित। आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि पहले जो रूप आया था वो मौखिक रूप आया था और धीरे धीरे ध्वनि चिन्हों को निश्चित करने लगे तो वो लिखित रूप बन गया था। यानी कि यहाँ पर भी अगर आपको सवाल समझा जाए तो आप 10th 12th 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर आपने टेस्ट दिए होंगे, जहाँ पर आपका मौखिक टेस्ट पहले होता था, उसके बाद में धीरे धीरे आपका लिखित टेस्ट होता था। यानी कि पहले मौखिक टेस्ट होता था, उसके बाद लिखित टेस्ट होता था। तो सवाल पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है, रूप में रू की मात्रा बड़ी होती है, हो सकता है कि आप गलत कर दो। दो रूप में पहला कौन सा आ जाएगा, मौखिक आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, लिखित आ जाएगा। मौखिक के अंदर जाते हो जिसमें एक तो बोला जाता है और एक सुना जाता है। लिखित के अंदर आओगे तो जिसमें लिखा जाता है और लिखी हुई चीज को पढ़ा जाता है। तो ये कह सकता हूँ बोलकर या सुनकर जो रूप आएगा वो मौखिक के अंदर आएगा, और जो लिखकर पढ़ा जाता है उसे क्या कहेंगे, लिखित कहेंगे। तो भाषा, अब भाषा की बात करते हैं संविधान के अनुसार। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है अध्याय 17 के अंदर है। भाग कौन सा है, भाग 1 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक इसका जिक्र किया गया है। अलग अलग सवाल है, वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वापस सवाल को देख लीजिए, संविधान के अध्याय 17 भाग 1 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। वर्तमान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुसार भी अगर अपन भाषा का जिक्र देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सवाल है, ऐसा ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से हो सकता है पूछ ले, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला कौन सा, मौखिक, दूसरा कौन सा, लिखित है। उसके बाद में पूछा जाता है उसके बाद में पूछा जाता है लिपि। लिपि क्या है मित्रों, सीधा सा सवाल है, लिपि क्या है, वर्ण क्या है। लिपि, जो मेरे लिखने का जो ढंग है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा, पहले जो भाषा थी वो मौखिक भाषा थी, लेकिन उस भाषा को स्थायी तो करना था, तो उन जो ध्वनियाँ थी उन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों में लिखने लगे कि भाई आज के बाद हम इसको के ही कहेंगे, आज के बाद इसको हम खे ही कहेंगे, इसको गे कहेंगे, इसको बड़ा गे कहेंगे, और इसको अंग कहेंगे। यानी कि ये पहले केवल मौखिक रूप था, ये ध्वनियाँ जो थी ये पहले मौखिक थी, लेकिन इन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों में बदला जाने लगा कि इसको आज के बाद हम के ही कहेंगे, इसको हम खे ही कहेंगे, इसको हम गे कहेंगे, इसको हम बड़ा गे कहेंगे। और ये जो मेरे जो लिखने का जो ढंग है
इसे क्या कहते हैं? इसे लिपि कहते हैं। तो लिपि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो किस रूप में है? वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद में वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अगर मैं इन दोनों को कहूँ तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि देखो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ना तो आप इसका कोई टुकड़ा कर सकते हो ना आप इसका कोई टुकड़ा कर सकते हो। तो परिभाषा भी यही कहती है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वर्ण है जिसके अंदर अभी भी क्या सम्मिलित है? स्वर सम्मिलित है। और इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है? इसमें ए स्वर सम्मिलित है। यानी कि इसको मैं वर्ण नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अभी भी टुकड़े हो रहे हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ण की परिभाषा क्या है कि भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको और विभाजन नहीं कर सकते, जिसका खंड नहीं कर सकते, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा कई बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए। तो लिपि भाषा का नॉलेज हो गया, आपको लिपि का नॉलेज हो गया, संविधान के अनुसार भाषा क्या है वो भी आपको पता चल गया, वर्ण क्या है वो भी पता चल गया है। धीरे धीरे हम वर्णों की बात करेंगे। अब देखो हिंदी के अंदर वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः दो आधार बांटे गए। पहला आधार कौन सा माना जाएगा? आपका स्वर माना जाएगा। और दूसरा कौन सा माना जाएगा? व्यंजन माना जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले जो बात की जाएगी वो किसकी की जाएगी? स्वर की जाएगी। तो स्वर की परिभाषा देखो, देखिए स्वर की परिभाषा क्या है। हमारा जो मुख विवर है इसमें यहाँ पर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से अगर कोई ध्वनि निकलती है और ये जो मुख अवयव है यहाँ पर वो ध्वनि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं वो ध्वनि यहाँ पर कहीं भी रुक नहीं रही है और मुख विवर में स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रही है, यानी स्वतः उच्चारित हो रही है। वो मुख के अवयव में कहीं भी स्पर्श नहीं हो रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है, कहीं भी वो ध्वनि टकरा नहीं रही है। तो उन ध्वनि को क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, स्वर किसे कहते हैं? हमारे मुख विवर से, फेफड़ों से स्वतंत्र रूप से कोई भी ध्वनि यहाँ से बाहर निकलती है, हमारे मुख का जो अवयव है यानी जो अंग है यहाँ पर वो ध्वनि रुकती नहीं है, कहीं भी टकराती नहीं है और निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा से, बिना किसी रुकावट से, बिना किसी की सहायता से अपने आप में पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब आपके ये स्वर कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ और अलग से अंग और आहा। अब देखो हिंदी के अंदर ये सवाल अलग है, आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात तो की जाती है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। पहले तो इसका स्थिति पता होनी चाहिए कि ये ऊ के बाद में आता है, ए से पहले आता है और री का जो उच्चारण स्थान है वो कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है। गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि ये लिखा कहाँ जा रहा है? ये स्वर में लिखा जा रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वो व्यंजन की भांति हो रहा है, क्योंकि आप इसका जो उच्चारण करते हो री करते हो। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये री स्वर नहीं है और इसका उच्चारण स्थान यहाँ जो लिखा हुआ गलत है। नहीं, ये सही है। पहली बात ये सही है, इसका उच्चारण स्थान स्वर ही है, ये स्वरों के अंदर ही गिना जाएगा,
नोट लगा के लिख लेना, इसको गलत नहीं करना, क्योंकि कुछ एक बुक्स में इसको अलग तरीके से समझाया गया है कि इसका उच्चारण स्थान री की भांति होता है ना, ये तो व्यंजन की तरह लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन को जो एनसीईआरटी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, इसका उच्चारण स्थान 7 नंबर पे आता है। ए से पहले आएगा, ऊ के बाद में आएगा, और री का उच्चारण होता जरूर व्यंजन की भांति है। क्यों? जैसे स्वर की कहते हैं कि स्वरों की मात्राएं नहीं होती हैं, सब स्वरों की मात्राएं हैं, उसी प्रकार इसकी भी मात्राएं आती है। आपने देखा होगा, जैसे आप कृष्ण लिख रहे हो तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मात्रा किसकी आ रही है, री की आ रही है। इसलिए स्वरों की मात्राएं होती है। ए सवाल में पूछा भी जाए तो गलत नहीं करना, क्योंकि ए एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा, हो सकता है पेपर में पूछ भी ले, ए एकमात्र ऐसा स्वर है जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ये हर स्वर, हर व्यंजन के साथ में अंतर्निहित होता है। हो सकता है ऐसा पेपर में सवाल पूछ ले, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो उत्तर क्या आएगा? ए स्वर आएगा। ऐसा कौन सा स्वर है जो हर व्यंजन के साथ में अंतर्निहित होता है, तो उत्तर क्या आएगा? ए आएगा। तो वहां पर ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर पेपर में अगर ये पेपर में इस तरीके से सवाल पूछ ले कि हिंदी में स्वर कितने होंगे, तो आपको कितने करने हैं? 11 करने हैं। वहां पर भी ये गलती नहीं करनी है। उच्चारण में आप इसको 11 बोलते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वो 11 होगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना, इसका भी आपको शुद्ध उच्चारण करना है। ये 7 नहीं है, ये 7 है, क्योंकि ने कहीं भी नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब गलती क्या आती है कि भाई आप यहां तक इनको 11 मानते हो, आप यहां तक इनको क्या मानते हो? 11 मानते हो। तो फिर ये 2 कहां चले गए? तो इनको भी समझ लो। इन 2 को क्या कहते हैं मित्रों? इन 2 को कहते हैं अयोगवा। इनको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका योग नहीं है। जैसे मान लो आप आ देख रहे हो, तो देखो ये बड़ी आ की मात्रा ये साथ में जुड़ी, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है आ, ऐसे नहीं लिखा गया। आप अगर बड़ी ई को देख रहे हो तो ऐसे थोड़ी लिखा हुआ, ये देखो योग है, साथ में मात्राएं जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ये जो अनुस्वार दिख रहा है, क्या ये इनके साथ जुड़ा हुआ है? ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, इसलिए पता होना चाहिए। क्या आपको ये विसर्ग दिख रहा है? क्या ये साथ में लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, ये अलग लिखा हुआ है। इसलिए अलग लिखा हुआ है, मतलब इसका इसके साथ में योग नहीं है। योग नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवा कौन से होते हैं? तो अंग और आहा होते हैं। हिंदी में अयोगवा कितने हैं? 2 है। तो फिर उसके बाद में ये सवाल भी आना चाहिए कि यहाँ जो इसका उच्चारण स्थान है उसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग की भांति होता है। मतलब किसकी भांति होता है की भांति होता है। अच्छा ध्यान रखना है, विसर्ग का मूल रूप से शुद्ध कहाँ जाएगा? ये संस्कृत में जाएगा। अच्छा, जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो शब्द आपके कहाँ चले जाएंगे? तत्सम में चले जाएंगे। तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये स्वर की परिभाषा है, ये स्वर है। अब और पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर स्वरों का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है। हिंदी में स्वरों का प्रयोग, हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 आधार पर किया जाता है। सुन लीजिए कैसे। पहला जो प्रयोग आएगा वो आएगा मूल रूप, और दूसरा जो प्रयोग आएगा वो आएगा मात्रा रूप। कैसे? सवाल ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों का प्रयोग कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। पहला आधार मूल रूप, दूसरा आधार मात्रा रूप। आपको पता ही है, बस थोड़ा सा समझना है। मूल रूप का मतलब होता है जैसे स्वर आपको दिखते हैं, ये देखो ये स्वरों का मूल रूप है। जैसे आप स्वर देख रहे हैं वैसे ही आप स्वर को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पता होना चाहिए यहाँ पर स्वरों की क्या आ रही है? मात्रा आ रही है। मात्रा कैसे? देखो ये देखो स्वर की मात्रा आ गई, ये देखो यहाँ पर भी स्वर की मात्रा आ चुकी है, ये देखो यहाँ पर भी स्वर की क्या आ गई? मात्रा आ गई, ये देखो यहाँ पर भी स्वर की क्या आ गई? मात्रा आ गई। यानी कि यहाँ पर तो जैसे स्वर थे वैसे ही लिखे, इसलिए स्वर का कौन सा रूप हो गया? ये मूल रूप हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर स्वरों का मूल रूप नहीं है। स्वरों की क्या आ रही है? यहाँ पर केवल और केवल क्या आ रही है? मात्राएं आ रही है। लेकिन स्वरों का प्रयोग तो हो ही रहा है। यहाँ पर भी स्वर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी स्वर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ण है जिस वर्ण के अंदर के कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है? आ हुआ है। ये एक ऐसा स्वर
वर्ण है, व्यंजन है जिसके अंदर ई स्वर का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब स्वरों का प्रयोग कितने आधार पर किया जाता है? दो आधार पर किया जाता है। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो प्रकार है स्वर का वर्गीकरण वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे जो पहला प्रकार है स्वरों का वर्गीकरण वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब हम स्वरों के वर्गीकरण के अंदर चले गए हैं, प्रकार पढ़ने लगे हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? पहला क्वेश्चन यही, दो। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? दो। अच्छा, उनसे पहले आप यहां यह ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में उत्पत्ति आपको गलत नहीं लिखना है, क्योंकि उत्पत्ति में द्वित आ चुका है। कई बार ये गलती कर देते हुए ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत है, तो ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये आधार, आधार है, आधार नहीं है। तो तीन तो शब्द शुद्धि के सवाल यहां पर भी आपके सही हो जाने चाहिए कि उत्पत्ति के अंदर द्वित है, स्रोत है, स्रोत नहीं है। अब स्रोत भी कैसे? हमेशा ये पता होना चाहिए पैर के अंदर अगर कोई भी वर्ण लगा हुआ है वो पूरा है। वापस समझिए, पैर में अगर कोई भी वर्ण लगा हुआ है वो पूरा है, और जिसके पैर में जो वर्ण लगाया गया है वो आधा है। मैं यहां आपको समझा देता हूं। जैसे ये है, ये वर्ण है, इस वर्ण के पैर में ये वर्ण लगाया गया है, तो पैर में जो वर्ण है वो पूरा है, और जिसके पैर में जो लगा गया है वो आधा। कहने का मतलब है कि ये जो शे है ये आधा है। अब से आधा तो फिर ओ की मात्रा किस में चली गई? रो में चली गई। तो फिर ये इस तरीके, तो ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है। हो सकता है कि आप गलत कर दो, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। एक वर्गीकरण, जैसे अपन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण में भी पता होना चाहिए। जैसे कर्ण से पहले हमेशा ये ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में ई की मात्रा बड़ी आती है। जैसे वर्गीकरण, शुद्धिकरण, केंद्रीकरण। अब आप कह दो कि अधिकरण में सर ई की मात्रा छोटी कैसे आई? तो हमेशा ये ध्यान रखना है, उपसर्गों में मात्राएं छोटी ही आती है, उपसर्गों में मात्राएं कभी बड़ी नहीं आती है। अधि एक उपसर्ग है और उपसर्ग में मात्रा हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। अब यहां पर देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? दो। सबसे जो पहला प्रकार है वो है मूल स्वर। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? मूल स्वर। यानी कि मूल स्वर की ही परिभाषा पहले तो आपको आनी चाहिए। अच्छा, परिभाषाएं बिल्कुल इजी होती है, कभी आप परिभाषाओं को रटो मत। क्यों नहीं रटनी है? क्योंकि परिभाषाएं कभी भी ध्यान रखना है, परिभाषाएं कभी सीधी नहीं बनी होती, उदाहरण से परिभाषा बनी होती है, ना कि परिभाषा से उदाहरण बना होता है। तो मूल स्वर है कौन कौन से? देखो, यहीं आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर आपके चार हैं, अ, ई, उ, री। यानी कि पहला सवाल तो यही होगा कि मूल स्वर है कितने? तो मूल स्वर आपके कितने हो गए? चार हो गए। अब गलती कहां होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब परिभाषा सुनो कि इसकी परिभाषा क्या। देखो, यहीं से देखो, वे स्वर जो सबसे छोटे होते हैं, बिल्कुल सबसे छोटे हैं, वे स्वर जिसमें एक मात्रा होती है, बिल्कुल सभी में एक मात्रा ही है। वे स्वर जो सबसे लघु, यानी कि ह्रस्व कह सकते हैं, इसको एक मात्री कह सकते हैं, यानी कि ये ऐसे स्वर है। वे स्वर जो सबसे छोटे, जो सबसे स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे स्वर की सहायता लेते ही नहीं है। यानी कहां लेते हैं दूसरे स्वर की सहायता है? इनसे जो बड़े होंगे वो लेंगे। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो किसी दूसरे स्वर की सहायता ही नहीं लेते हैं। उन स्वरों में एक मात्रा होती है। ऐसे स्वर को हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, ऐसे स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, ऐसे स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार हैं? दो। पहला कौन सा प्रकार है? मूल स्वर। दूसरा कौन सा प्रकार है? संधि स्वर। दूसरा कौन सा प्रकार आ जाएगा आपके? संधि स्वर। अब आपको सीधा ही पता होना चाहिए
कि हम जो स्वर पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, 11 स्वर पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में बेसिक ही आ जाना चाहिए कि भाई 4 आ चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे, 7। अब 7 कौन कौन से हैं, जो इनसे बड़े होंगे या इनसे जो बचे हुए हैं वही होंगे। दिमाग सीधा ही लगा लो भले आप। थोड़ा छोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि आगे और कुछ आपको समझना है। ए लो जी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो सवाल पूछा जाता है कि संधि स्वर कितने, 7, मूल स्वर कितने, 4, कुल स्वर कितने कि 11, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने, 2, पहला मूल, दूसरा संधि। मूल की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। अब संधि की परिभाषा, संधि का मतलब ही जोड़ है, संधि का मतलब ही जोड़ है। संधि करते हैं वहां भी जोड़ ही होता है, कहते हैं ना इसके और इसके बीच में संधि हुई है, मतलब 2 जने आए तभी तो संधि हुई है। अब यहां पर भी संधि है, मतलब 2 जने तो कंफर्म है। 2 जने है कौन, 2 स्वर है, या एक एक स्वर थे इसलिए इनको एक मात्र ही कह देते, इनसे ये छोटे थे इसलिए इनको लघु कह दिया था। शब्द वही है, अर्थ देखो आराम से पता चल रहा है, यहीं से देखो आपको पता चल रहा है। ये इनसे बड़े है इसलिए इनको द्विमात्री कह रहे हैं, ये लघु थे, ये इनसे बड़े थे इसलिए इनको गुरु कह दिया। गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। हाँ, ये हासव थे ना, ये दीर्घ थे, ये हासव मतलब छोटे, ऋषो मतलब छोटे होते हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो वही सवाल है, वही शब्द है। देखो अब देखो इनकी परिभाषा क्या है। वे स्वर जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि इस स्वर में ये भी है इसलिए इसकी सहायता से ये बोले जा रही है, इसकी सहायता से बोले जा रही है, इसकी सहायता से बोले, यानी वे स्वर जो दूसरे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर में कितने स्वर होते हैं, 2 स्वर होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है संधि स्वर आपके कितने हो गए, 7। अब मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि संधि स्वरों को मित्रों फिर 2 भाग में बांट दिया है। संधि स्वरों को कितने भाग में बांट दिया है, 2 भाग में बांट दिया है। कैसे, देखो संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा। एक तो बांट दिया इसको दीर्घ स्वर के अंदर, और एक बांट दिया इसी को संयुक्त स्वर के अंदर। यानी कि ये तो आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, और ये आपके क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। अब ये सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए। पहले सवाल तो यही, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने, 2, पहला मूल, दूसरा संधि। मूल में 4, बाकी कितने बचे, 7। ये 7 आपके सामने। अब और सवाल कि संधि स्वरों को फिर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में। एक तो ये वाला दिख रहा है, देखो दीर्घ, ये दीर्घ संधि है, संधि लिखा मतलब दीर्घ संधि हो गई, देख लो। ये संयुक्त स्वर मतलब इसमें संधि, अभी आपको यहाँ खोल के बता देंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ये संधि है मतलब ये सारे संधि में काम आने वाले। यहाँ पर 3 संधि आपकी कंप्लीट हो रही है, दीर्घ संधि कंप्लीट हो रही है, गुण संधि कंप्लीट हो रही है, और वर्धी संधि कंप्लीट हो रही है। ये दीर्घ संधि और इसके अंदर गुण संधि और वर्धी संधि। अब देख लीजिए, ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है, यही समझ लो। देखो भाई दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। और अब बड़े हैं क्या, यहां पर बड़े हैं साहब स्वर, क्योंकि पढ़ हम क्या रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं। मैं यहां आपको परिभाषा अलग ढंग से समझा देता हूं। देखो ये a प्लस ए, इसको हिंदी में धन कहेंगे, अपने यहां से समझने के लिए काम ले रहे हैं। ये a प्लस ए से क्या बना, आ बना। अब देखो परिभाषा रटो मत, कैसे, 2 समान स्वरों से, 2 समान स्वर, ये भी समान है, ये भी समान है, 2 समान स्वरों से एक बड़े स्वर का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वापस दीजिए, समान समझिए, 2 समान स्वर, 2 सजातीय स्वर, 2 एक जैसे, मारवाड़ी में समझ लो, कैसे भी समझ लो, 2 एक जैसे, 2 एक जरा दिए, ऐसे समझ सकते हो। 2 एक जैसे दिखते हैं, फिर उससे ही एक बड़ा स्वर बनता है, तो उसे अपन, बड़े का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ, और अपन पढ़ गया रहे हैं स्वर मतलब है कि ये बड़े बड़े स्वर है बस। लेकिन ये जब भी अलग होते हैं तो एक जैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ए और ए से ये आ बना है, ये ई और ई से बड़ी ई बनी है, ये ऊ और ऊ से बड़ा ऊ बना। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जब भी विभाजन होगा, दीर्घ संधि भी यहीं समझ लो, इसके अंदर जब भी विभाजन होगा तो स्वर जब भी टूटेगा, आ को देखोगे तो आ ही आएगा, ई को देखोगे तो ई ही आएगा,
ऊ को देखोगे तो ऊ ही आएगा। क्यों? क्योंकि दीर्घ संधि के अंदर ये फिक्स होता है कि जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में आता है। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में आता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए दो समान स्वर, दो एक जैसे, दो सजातीय स्वर जब अपने आप में बन के एक बड़ा बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात यहां पर आई, अब देखो संयुक्त, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, संयुक्त कहीं भी लिखा हुआ आता है, बस फिक्स है कि संयुक्त का मतलब होगा भिन्न। चाहे संयुक्त स्वर आए, चाहे संयुक्त व्यंजन आए, चाहे संयुक्त क्रिया आए, चाहे संयुक्त विशेषण आए, चाहे संयुक्त वाक्य आए। यानी कि व्याकरण की कोटियां जो भी अपन पढ़ेंगे उसमें संयुक्त का प्रयोग कहां कहां हो रहा है। संयुक्त स्वर मतलब यहाँ पर दो भिन्न स्वर मिलने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब यहाँ पर दो भिन्न व्यंजन मिलने वाले हैं। संयुक्त क्रिया मतलब यहाँ पर दो भिन्न क्रियाएं मिलने वाली हैं। संयुक्त वाक्य मतलब यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार संयुक्त विशेषण यानी कि दो अलग अलग विशेषण आपको देखने को मिलेंगे। तो संयुक्त जहां भी लिखा हुआ आता है उसका मतलब क्या होगा? भिन्न होगा। और यहाँ पर भिन्न क्या है? स्वर है। अब देख लीजिए, इसको भी मैं ढंग से समझा देता हूं। संयुक्त मतलब है कि ये एक ऐसा स्वर जो आपको दिख रहा है, इसमें दो स्वर है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो स्वर है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो दो तो स्वर थे इसमें भी दो दो स्वर तो थे, लेकिन दोनों ही स्वर साहब कैसे थे? समान थे। स्वर इसमें भी दो दो है, लेकिन दोनों ही स्वर है कैसे? असमान है। कैसे असमान है? देखो, ये जो आपको ए दिख रहा है, इस ए के अंदर ए भी है और ई भी है। ये जो आपको ओ दिख रहा है, इस ओ के अंदर ए भी है और ओ भी है। यानी कि अब आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, ये संधि कंप्लीट हो गई आपकी एक वाली। सब एक साथ समझना जरूरी है ताकि आप देखो धीरे धीरे समझते रहोगे तो आगे आपको मुश्किलें खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, एक समय आपको लगेगा कि हिंदी बिल्कुल इजी है, और इजी है। देख लो, अब देखो यहां पर जो दोनों ही जो स्वर दिख रहे हैं, मैंने यहां पर कहा कि चार स्वर हैं, वो कैसे हैं? ये संयुक्त है। तीन स्वर कैसे हैं? ये दे गए। चार और तीन कितने हो रहे हैं? सात। सात स्वर कैसे हैं? संधि है। संधि और चार स्वर कैसे हैं? मूल है। टोटल स्वर कितने हुए? 11। हम 11 स्वर को यहां पर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो आपके अयोगवा पहले से ही अलग हो चुके हैं, जिसको अंग और आह कहते हैं। अब देखो, अब आपको दिख ही रहा है कि ये ए ऐसा स्वर है जिसके अंदर के ए भी है और जिसके अंदर ई भी है। अब मेरी बात सुनो, अगर ए के साथ में ए होता तो आ बन जाता, ई के साथ में ई होती तो बड़ी ई बन जाती, और जब ए के साथ ए होता तो स्वर दोनों कैसे हो जाते? समान हो जाते। ई के साथ में ई होती तो भी दोनों स्वर कैसे हो जाते? समान हो जाते। और समान स्वर हमेशा कहां जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर में जाएंगे। ये लिखा आपके दीर्घ संधि के अंदर भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर ये आ है, ये ई है, यानी स्वर कैसे है? देख लो, भिन्न है। और भिन्न स्वर है मतलब क्या है? संयुक्त है। और संयुक्त स्वर है तो ये वाला आपके यहां पर लिखा हुआ है। यानी कि संधि स्वरों को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। पूछ ले पेपर के अंदर कि संधि स्वरों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला भाग दीर्घ संधि, दूसरा संयुक्त। दीर्घ में पूछ ले और कि दीर्घ स्वर कितने हैं? 3, अ, ई, उ। पूछ ले और कि संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 4, ए, आई, ओ, औ। पूछ ले संधि स्वर कितने हैं? 7। पूछ ले मूल स्वर कितने हैं? 4। पूछ ले टोटल स्वर कितने हैं? 11। सारे सवाल यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, अब एक और आपको पता चल जाना चाहिए। अगर मैं या थोड़ा सा उच्चारण इसलिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे आपके आगे वाले टॉपिक इजी हो जाएंगे। देखो, अगर आप उच्चारण में समझते हो ना, तो ये कंठ है, ये तालु है, ये ओष्ठ है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल चल रहा है, परिभाषा रटने का मतलब ही नहीं। कंठ, तालु, ओष्ठ। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए ये जो ए स्वर है इसके अंदर कंठ भी है, इसके अंदर तालु भी है। इसलिए तो आपको पता होना चाहिए इस ए को कंठ तालुए कहते हैं।
अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ए ऐसा स्वर है जिसके अंदर ये कंठ भी है और ये तालु भी है। ये कंठ और तालु दोनों इसके अंदर चले गए, इसलिए इसको कंठ तालुए कहते हैं। अब आपको ये जो देखो ए दिख रहा है, ये अ, और ये दिख रहा है ये ऊ। अब आपको ही पता है कि ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ, और ऊ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ। इसके अंदर कंठ भी है और ओष्ठ भी है, इसलिए ये क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। अब पता होना चाहिए इसी का बड़ा भाई क्या है? आई है। और इसी का बड़ा भाई क्या है? औ है। जब ये कंठ तालवे हैं तो ये भी कंठ तालवे ही होगा, क्योंकि ये इसी का बड़ा भाई है और ये गुण संधि से गुण की मात्राओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको वृद्धि संधि के अंदर काम में लिया जा रहा है। आपको पता है ये कंठ है और ये ओष्ठ है, इसको कंठ ओष्ठ कहते हैं, तो ये कंठ ओष्ठ का ही बड़ा भाई है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? कंठ ओष्ठ भी कहेंगे। ये गुण संधि है और ये वृद्धि संधि है, गुण की मात्राओं में वृद्धि कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। संधि में आएगा तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, लेकिन ठीक ठाक यहां पता लगने लग जाए तो आगे वाला जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां आपको पता रहेगा कि हाँ इसका जिक्र पहले भी हुआ है। तो पहला प्रकार था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 2। पहला कौन सा? मूल स्वर। मूल स्वर कितने? 4। दूसरा कौन सा? संधि स्वर। संधि स्वर के कितने प्रकार आए? 7। फिर पूछ ले संधि स्वर को फिर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा? दीर्घ। दूसरा कौन सा? संयुक्त। दीर्घ स्वर कितने? 3। संयुक्त स्वर कितने? 4। दीर्घ में जो भी स्वर आएंगे वो समान स्वर होंगे, संयुक्त में जो भी स्वर आएंगे वो भिन्न स्वर होंगे। दीर्घ का मतलब ही दीर्घ संधि है, संयुक्त के अंदर एक गुण संधि और एक वृद्धि संधि है, स्वर चल रहे हैं और स्वरों में ही दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि चलती है। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार आ रहा है कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। 3 प्रकार। इजी है, अब तो जो पहले ढंग से पढ़ लिया अब सारी एक चीजें जुड़ने लग जाएगी। देखो काल, काल का मतलब क्या है? समय। यानी इसके आधार पर पूछ रहा है कि कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने? 3। पहला कौन सा है? लघु स्वर। दूसरा कौन सा है? गुरु स्वर। और तीसरा प्रकार नया आया है, उसे कौन सा कहते हैं अपन? प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखो पहली बात तो बहुत इजी है, आपको दिखते दिखते हैं कालमान। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप स्वरों को बोलते हो कालमान, मात्रा मतलब किसमें मात्रा छोटी है किसमें बड़ी है? एक तो बात ये। काल का मतलब होता है समय, मतलब जब आप स्वरों को बोलते हैं तो बोलते समय किस स्वर में कम समय लगता है और किस स्वर में ज्यादा समय लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहां समझा देता हूं। एक मैंने लिखा ए और एक मैंने लिखा आ। अब आप खुद ही डिसीजन ले लीजिए कि इसमें समय कम लगेगा न किसमें समय ज्यादा लगेगा। ए कम समय लगा बोलने के अंदर, आ ज्यादा समय लगा बोलने के अंदर, तो कम समय लगता है उन स्वरों को आप यहां रख दो, ज्यादा समय लगता है उसको आप यहां रख दो, उससे ही ज्यादा समय लगता है उसको आप यहां रख दो। कह यही रहा है कि कालमान समय। मात्रा का मतलब है जिसमें छोटी मात्रा है उसको यहां रख दो, जिसमें बड़ी मात्रा है यार उसमें यहां रख दो। अब आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक इनसे पहले हो गया है, केवल एक नया प्रकार लिखा। कैसे? आपको पता होना चाहिए इससे पहले मैंने जो मूल स्वर लिखा था, पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, वो मूल स्वर जो के जो है वो सारे आपके कहां आ जाएंगे? लघु स्वर में आ जाएंगे। और जो इससे पहले मैंने संधि स्वर लिखा है वो सारे के सारे आपके कहां आ जाएंगे? गुरु स्वर में आ जाएंगे। अब यहां पर अलग अलग वो पेपर में इस तरीके से नाम लिखे दे रहा है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो, आप इसको ये भी कह सकते हो, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हो। ये सब एक ही बातें हैं जिसका जिक्र पहले हो चुका। अब यहां पर संधि आया है
ह्रस्व की जगह ये वाला लिख दे, दीर्घ लिख दे, द्विमात्रिक लिख दे, तो भी बात तो एक ही है, बात वही आएगी। जो इससे पहले 4 थे वो आपके यहाँ आ जाएंगे, 7 थे वो आपके इधर आ जाएंगे। अब गड़बड़ ये आती है कि प्लुत स्वर क्या है। ये पटवारी 2008 के अंदर एक बार ये सवाल आ चुका है, और ये सवाल आने के बाद ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि भाई प्लुत स्वर क्या है क्या नहीं। प्लुत स्वर का प्रयोग शुद्ध रूप से संस्कृत में ही किया जाता है, हिंदी में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन चला रहे हैं तो चलने दो। संस्कृत में चलता है और संस्कृत के भी मंत्रों में चलता है। लेकिन अगर हम सीधे ढंग से कहें तो प्लुत स्वर का मतलब होता है जब भी हम किसी लंबी टोन को खींचते हैं, और लंबी टोन अक्सर या तो हम गाने में खींचेंगे, रोने में खींच लेंगे, किसी को हो सकता है पुकारने में खींच ले, किसी को हो सकता है बुलाने में खींच ले, लेकिन शुद्ध रूप से मंत्रों में किया जाता है। और मंत्र है ओम। वैसे ये ओ की घात है कि ओ को 3 बार लिखो और फिर बोलो ओम, बस। यानी कि लघु स्वर की अपेक्षा जिसमें तिगुना समय लगता है, गुरु स्वर की अपेक्षा जिसमें दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कह देंगे? प्लुत स्वर कह देंगे। लघु स्वर में सबसे कम समय लगता है, जो 4 आपके थे वो वाले अ, ई, उ, री। गुरु स्वर में लघु स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, जो आपके संधि स्वर थे इससे पिछले वाले में, अभी जस्ट पढ़ा है वो के वो आर पे आर। तो कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार आपके सामने, ये सवाल एक बार पटवारी के अंदर आ चुका था, इसलिए यहां पर लिखा गया। तीसरा प्रकार देखिएगा, तीसरा प्रकार है ओष्ठों की आकृति के आधार पर। अब ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 2। देखो सीधा ही पढ़ लो। एक तो है आपके वृत्तमुखी, और दूसरा है आपके अवृत्तमुखी। एक है आपके वृत्तमुखी, इसको हम वृत्ताकार भी कह सकते हैं, इसको हम अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। वैसे ए का मतलब क्या होता है? नहीं। अब बात ये आती है, ओष्ठों की आकृति का मतलब होठ है, कि भी जैसे ही आप, वो 11 स्वर की बात ही चल रही है, अभी ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप 11 स्वर बोलते हो, उस स्वर को बोलते समय ऐसे कौन से स्वर हैं कि जैसे ही आप बोलोगे तो आपका मुंह गोल हो जाएगा, आपका मुंह वॉलीबॉल की तरह हो जाएगा। वर्त का मतलब ही गोल होना है, वर्त का मतलब ही क्या है? गोल होना है। यानी कि जैसे ही मुख का देखो, मुख वर्त, यानी बोलते समय मुख, आपका जो मुख है गोल हो जाएगा। तो स्वर आपके सामने कौन कौन से स्वर गोल होते हैं आपको खुद को पता चल जाएगा, आप जैसे ही यहां पर बोलोगे तो। ए का मतलब ही क्या हो? हिंदी में हर जगह ए का मतलब क्या लेना है? नहीं। वृत्त मतलब गोल, आपका मुंह, बोलते समय आपका मुंह किस स्वर में गोल नहीं होता, उसे हम अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार कह सकते हैं, इसे हम वृत्तमुखी या वृत्ताकार कह सकते हैं। अब देखो, ए गोल नहीं हो रहा ना, आ नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, बड़ी नहीं हो रहा, लेकिन देख लो ओ हो रहा है, बड़ा ओ हो रहा है, री नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, आई नहीं हो रहा है, लेकिन ओ मुंह गोल हो रहा है, आओ यहां पर भी मुंह गोल हो रहा है। अब पता चल गया कि इन स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह क्या होता है? गोल होता है। इन स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह गोल नहीं होता है। तो पूछा है कि ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 2। वृत्तमुखी या वृत्ताकार कह सकते हैं, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार कह सकते हैं। चौथा प्रकार देखो, चौथा और पांचवा आपको साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हार्ड है। यहां से सवाल पेपर के अंदर एक तो ये भी मान के चलो फिक्स है, आना ही आना, यहां से सवाल आना ही आना, पहली बात तो ये भी समझ लो, और सवाल यहीं से आएगा, ये भी फिक्स है। फिर कह देता हूं सवाल यहीं से आएगा, क्योंकि यहां हार्ड पड़ता है, इसलिए मेरे भाई। अब देखो, जीभ एक तो आएगा आपके
जीभ की सक्रियता के आधार पर, जीभ की सक्रियता के आधार पर एक प्रकार आ जाएगा आपके अग्र, एक आ जाएगा आपका मध्य, और एक आ जाएगा, इसको ट्रिक से याद हो जाएंगे, अभी आपको करवा देंगे क्योंकि जैसे जैसे मैंने पीछे पढ़ाया है वो आगे ऐसे चलाते रहते हैं। जीभ के आधार पर पूछे कि जीभ की सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार है स्वरों के, तो पहला सवाल तो आ जाएगा 3, कौन कौन से, अग्र, मध्य और पस। इसको समझा दूंगा आपको आराम से। एक पूछा जाता है, ये 5वां प्रकार भी यही समझा रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही हार्ड है, इसलिए मैंने दोनों की ट्रिक बना के एक साथ ले लिया। मुखाकृति के आधार पर कि भाई जब स्वरों को बोलते हैं कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, 4 हैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा आपके संवृत, एक हो जाएगा आपके अर्धसंवृत, और एक हो जाएगा आपके, पेपर्स में सवाल यहीं से आएगा भाई, ये हार्ड पढ़ते हैं इसलिए, अर्धविवृत, और एक हो जाएगा आपके विवृत। सवाल यहीं से आएगा, मैं फिर कह देता हूं, मैं जो कहता हूं वो हो जाएगा क्योंकि यहां इसलिए सवाल, यहां से सवाल पहली वजह आने की वजह क्या है, क्योंकि ये याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, समझ के कितने भी जाएंगे वहां पर तरीका अपन भूल जाएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका तो अभी आपको याद तो ये करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इतना याद रखो कि जीभ के आधार पर, जीभ का मतलब होता है कि भाई जीभ की सक्रियता, कि कौन सा आपका मुंह की जीभ की सक्रियता का आगे का सक्रिय रहता है या बीच का सक्रिय रहता है, आप उच्चारण करते हो स्वरों का, या पीछे वाला सक्रिय रहता है, इसके आधार पर कितने प्रकार बताए, 3, कौन कौन से देखो, अग्र, मध्य और पस। ये किसके आधार पर, जीभ की सक्रियता के आधार पर। उसके बाद में मुखाकृति के आधार पर है कि भाई मुखाकृति का मतलब है कि जैसे ही आप स्वरों को बोलोगे किस में मुंह ज्यादा खुलेगा, किस में कम खुलेगा, किससे उससे भी और कम खुलेगा, किससे उससे भी और ज्यादा खुलेगा। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है, 4, कौन कौन से, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब दोनों को एक साथ लिखने तरीका देखो, सुनो। एक तो है आपके छोटी ई और एक है आपके बड़ी ई, एक आपके छोटा ऊ और एक आपके क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ। याद अभी करवा दूंगा, थोड़ा सा निछोराग जो। अर्धसंवृत का मतलब है यहां पर आपके ए और ओ। अर्धविवृत का मतलब है आई और औ, और विवृत का मतलब है आ, और मध्य के अंदर आ जाएगा आपके ए। ये किस में आ जाएगा, जीभ के अंदर। अब सारे आ तो चुके हैं लेकिन याद कैसे करना है, समझा भी दूंगा लेकिन याद कैसे करना, सुनो। आपको पता है पहले कौन सी संधि आई थी, दीर्घ संधि आई थी। दीर्घ संधि के बाद में कौन सी संधि आई थी, पीछे बताया मैंने आपको, गुण संधि आई। गुण संधि के बाद में कौन सी संधि आई, वृद्धि संधि आई। इसको अलग तरीके से समझा देंगे डॉक्टर के हिसाब से, कैसे देखो। संवृत का मतलब तो होता है कि जब भी आप स्वरों का उच्चारण करोगे आपका मुंह खुलेगा ही नहीं, बस ऐसे रहेगा। जैसे मान लो डॉक्टर आपको ये कह दे ऐसे ऐसे दांत बताओ, तो दांत बताने के समय मुंह थोड़ा ही खोलोगे। उन्होंने आपको दांत बताने को कहा तो आप यूं करोगे, ई मतलब ई का उच्चारण आ रहा है। क्योंकि संवृत का मतलब होता है जब भी स्वरों का आप उच्चारण करोगे आपका मुंह सबसे कम खुलेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा, संकरा रहेगा, जिसमें मुंह नहीं खुलेगा। संवृत का कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि संवृत का अर्थ क्या होता है, जिसमें सबसे कम मुंह खुलना। तो उसमें कौन से आ जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पहला तरीका ये। अब याद रखने का तरीका कि सबसे पहले दीर्घ संधि आई, ठीक याद हो गया, नहीं तो याद है पेपर में जाओगे वहां भूल जाओगे फिक्स है, इसलिए मैंने दोनों तरीके एक साथ लिख लिए। अर्धसंवृत का मतलब होता है इससे थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, बस। संवृत का मतलब तो खुलता ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल लॉक है, उच्चारण आ रहे हैं। अर्धसंवृत का मतलब है खुलता है, संवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, संवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। जैसे खोल के देखो, ई ई
ऊ नहीं खुल रहा। अब ऐसे ऐसे फाड़ के बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे। लेकिन ए ओ थोड़ा सा तो खुल रहा है, ए ओ खुल रहा है, हाँ बिल्कुल खुल रहा है। या पहला तरीका तो ये समझ लो। दूसरा तरीका कि याद रख लो कि दीर्घ संधि के बाद में कौन सी संधि आएगी, गुण संधि। तो आपको पता ही है ए और ओ में कौन सी संधि होती है, गुण संधि। ऐसे याद रख लो, टेबल याद होनी चाहिए। मुंह पे मैं फिर कह देता हूं, एग्जाम में ये टेबल भूल जाते हो इसलिए कहता हूं। उसके बाद में विवृत। अब देखो, आप डॉक्टर के पास गए, मान लो उसको आपको मुंह दो ऐसा देखना अंदर से, तो वो सीधा ये शब्द बोलता है कि ऐसे मुंह खोलो, ऐसा करो आ। उसको पता है कि आ का उच्चारण करते ही अपन का मुंह पूरा खुल जाएगा। अब वो ऐसे कभी कहता है कि ऐसे मुंह खोलो करो ई, तो उसको पता है ई में मुंह खुलता ही नहीं है, ई में तो दांत दिखते हैं। तो वो जब दांत दिखाने की बात करता है तब कहता है ऐसे दांत दिखाओ करो ई। उसको पता है मुंह खोलना नहीं है, दांत दिखाने, तो संवृत में मुंह खुलता ही नहीं है। अब जब डॉक्टर को मुंह ही देखना है तो वो कहता है ना कि ऐसे मुंह खोलो करो आ। अपन को पता है, उनको पता है कि ये आ का उच्चारण करेगा और इसका मुंह पूरा खुल जाएगा और मैं आराम से ढंग से देख लूंगा इसका मुंह। तो ये देखो, विवृत का मतलब डॉक्टर के अनुसार सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। अब विवृत में देखो विलोम शब्द, संवृत का विलोम शब्द क्या होगा, विवृत होगा। अर्ध संवृत का विलोम शब्द क्या होगा, अर्ध विवृत होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पेपर में पूरा पता ही हो, शब्द का अर्थ भी पता हो जाए साथ साथ में, इसका ये विलोम शब्द, इसका ये। संवृत में सबसे कम मुंह खुलता है, विवृत में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। इससे ये थोड़ा सा ठीक खुलता है और इससे ये थोड़ा कम खुलता है। अब देखो आई आओ, तो पहला तरीका ये। दूसरा तरीका विवृत वृद्धि, विवृत वृद्धि, वृद्धि 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 संधि, ऐसे याद रखो। तो याद रह जाएगा आई और आओ, तो संधि कौन सी हो गई आपके यहां पर, वृद्धि संधि हो गई। तो याद रखने का तरीका, अब देखो मैंने जैसे आपको ये ऐसे दिख रहे हैं ना, इस तरीके से देख रहे हो आप, ये इस तरीके से। तो अब ध्यान रखना है, दो एक साथ चल रहे हैं। आपको पूछ ले संवृत स्वर कौन से, ई ओ। आपको पूछ ले अर्ध संवृत स्वर कौन से, ए और ओ। आपको पूछ ले अर्ध विवृत स्वर कौन से, आई और औ। आपको पूछ ले विवृत स्वर कौन सा, आ। अब आपको पेपर वाला पूछ ले बताओ कि जीभ की भाग्य सक्रियता के आधार पर कौन से स्वर है, तो ये पूरे आगे वाले आ जाएंगे। देखो ई ए आई। पूछ ले कि जीभ के आधार पर मध्य स्वर, केवल एक ध्यान रखना ए ही है। पूछ ले जीभ के आधार पर पश्चिमी स्वर कौन से, ये पूरे हो जाए, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। तो यहां से भी ये वाला प्रकार हो गया, यहां से ये वाला प्रकार हो गया, और दोनों ही प्रकार हार्ड है, इसलिए ध्यान रखना दोनों ही प्रकारों को मैंने एक साथ जमा दिया। मैं फिर कह देता हूं, यहां से सवाल आता है और आते समय क्या होता है वो भी कह देता हूं, अपन भूल जाते हैं, यहां भूल जाते हैं। आप ये इनका जगह ये चेप दोगे, इनकी वहां दिमाग में फिक्स याद होना चाहिए कि संवृत दीर्घ संधि, विवृत अच्छा आ डॉक्टर का, संवृत अच्छा डॉक्टर कहते हैं दांत दिखाओ मुंह खुलता ही नहीं। बस इस तरीके से टेबल दिमाग में बैठा लो, फिर वहां पर सवाल कर दो, सही हो जाएगा। तो ये चौथा और पांचवा प्रकार आपको एक साथ याद होना चाहिए। फिर देखो छठा प्रकार, छठा प्रकार है उच्चारण के आधार पर, यानी कि स्वरों का उच्चारण किस आधार पर कहां से होता है अपन के मुंह में। अच्छा एक बात बता देता हूं, आपने व्यंजन की परिभाषा जब हम आगे पढ़ेंगे तो व्यंजन की परिभाषा तो ये आ रही है कि भाई मुख विवर कहीं ना कहीं आपका टच हो रहा है, लेकिन स्वर की परिभाषा ये आ रही है कि आपका मुख विवर में ध्वनि कहीं टच ही नहीं हो रही है, निर्बाध रूप से बिल्कुल बाधा रहित बाहर निकल रही है। तो फिर ये उच्चारण कैसे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं इस छत के हाथ नहीं लगा रहा हूं, इस छत के नीचे खड़ा हूं, तब तो मैं जा रहा हूं स्वरों के उच्चारण में। मैं इस छत के नीचे खड़ा हूं और छत को हाथ भी लगा रहा हूं, तब मैं कहां जा रहा हूं, व्यंजन में जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं उच्चारण, यहां स्वरों का उच्चारण, क्योंकि स्वरों की परिभाषा पढ़ी है हमने भाई साहब पहले, वहां परिभाषा में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ध्वनि कहीं भी मुख विवर में टच नहीं होगी। जब टच ही नहीं होगी तो फिर उच्चारण कैसे कह देंगे। इसका मतलब यह है हम उस छत के नीचे खड़े हैं और उस छत की जगह आ रही है, बाकी जा तो हम ऐसे ही बाहर रहे, लेकिन व्यंजन में हम जिस छत के नीचे खड़े हैं उसके हाथ लगा रहे हैं, हाथ लगाते हुए बाहर जा रहे हैं, या हाथ लगाते हुए बाहर नहीं जा रहे हैं, उसके नीचे से जा रहे हैं। इसलिए जिसके नीचे हमारा जो स्वर जाएगा, जैसे कंठ के नीचे चला गया कंठीय हो गया, ओष्ठ के नीचे चला गया ओष्ठीय हो गया, तालु के नीचे चला गया तालुए हो गया, मुर्दा के नीचे चला गया मूर्धन्य हो गया। अब देखो ए
आ, ई, ई, ऊ, ऊ और री। इनका उच्चारण होगा कंठीय। अभी आपको याद करवा देंगे। इनका उच्चारण क्या होगा? तालव्य। और इनका उच्चारण क्या होगा? ओष्ठ्य। और इनका उच्चारण क्या होगा? मूर्धन्य। जीभ कंठ के पास टच तो होगा नहीं, टच होता है तो व्यंजन हो जाएंगे, फिर परिभाषा खराब हो जाएगी। इसलिए हमें टच करना नहीं है, पास में जाना है कंठ के। अ कंठ के पास जा रहा है, इसलिए अ और आ को क्या कहते हैं? कंठीय। ई तालु के पास जा रहा है, टच नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ई इसलिए इसको क्या कहेंगे? तालवे। ऊ का तो सबको ही पता है, गलत होता ही नहीं है। ऊ। अच्छा, मूर्धन्य का मतलब होता है, कई बार ऐसा बोला जाता है ये हिंदी के मूर्धन्य कवि है। मूर्धन्य का मतलब होता है सबसे टॉप पे बैठा है, सबसे ऊपर बैठा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारे जो मुख विवर का जो अंग है उसमें सबसे जो ऊपर आता है वो हमारा मूर्धन्य आता है। और मूर्धन्य को हम कठोर वाला भाग कहते हैं। कठोर, तालवे को कठोर नहीं कहते। समोसो खाओ जिन टाइम कठोर वाला भाग को नहीं बढ़े, तालो बड़ी, तो वो कोमल होता है, जो कंठ के बिल्कुल ऊपर होता है, ध्यान रखना। मसूड़ों से यहाँ ऊपर चले जाएंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? मूर्धन्य आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, री एक मूर्धन्य है, सबसे ऊपर बैठा रहता है, जहां आपकी जीभ लपेट करके वापस आती है। री। मैं फिर कह देता हूं, री एक स्वर है और मूल स्वर है, जिसका उच्चारण व्यंजनों की भांति होता है, लेकिन जिसको रखा कहां जाता है? स्वर में रखा जाता है। तो देखिए, ए और आ को क्या कह देंगे? कंठीय। ई और ई को क्या कह देंगे? तालवे। ऊ आपको पता ही है, ये गलत नहीं करना। री याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर बैठा रहता है, इसका उच्चारण सबसे ऊपर से होता है। अब बचा क्या आपके? ए और आई, जिसका जिक्र पहले ही हो चुका है। ओ और आऊ, मैंने इसलिए इसका जिक्र वहां पहले किया था, मुझे पता था कि आगे आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात सुनो, आपको ही पता है कि ये है क्या, इसके अंदर क्या है, पहले बता दिया है कि इसके अंदर ए भी है और ई भी है। अब और ये इसी का बड़ा रूप है। इसके अंदर क्या है? ए भी है और ऊ भी है, और ये इसी का बड़ा रूप है। अब सुनो, आपको नहीं दिख रहा कि ए का उच्चारण स्थान कहां हो रहा है? ये रहा, देख लो, मतलब कंठ। और ई का उच्चारण स्थान ये रहा, देख लो, ये क्या है? तालवे। अब इसके अंदर कंठ भी है और तालु भी है, इसलिए इसको कंठ तालवे कहते हैं। सवाल पूछे तो बिल्कुल इजी दिख रहा है आपको, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ तालवे। और ये इसी का बड़ा भाई है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? कंठ तालवे। तो कंठ तालवे में ए और आई, ये गुण संधि और ये वर्धी संधि, और ये गुण संधि में ऐसे ही इसका विच्छेद होगा। ये देखो, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है? कंठ। ये क्या है? ओष्ठ। यानी ये ऐसा स्वर है जिसके अंदर कंठ भी है और ओष्ठ भी है, इसलिए इसको क्या कह दिया? कंठोष्ठीय कह दिया, क्योंकि इसके अंदर दो स्वर है। इनके अंदर भी दो है, इनके भी दो, इसके अंदर दो, इसके अंदर ये, इसके अंदर दो स्वर है, इसलिए इसको क्या कह दिया? कंठोष्ठीय। ये इसी का बड़ा भाई है, इसलिए इसको भी क्या कह दिया? कंठोष्ठीय। ये और ये आपके कहां काम आ जाएंगे? आगे वर्धी संधि में आ जाएंगे काम। और ये आपके कहां काम आ जाएंगे? गुण संधि में काम आ जाएंगे आगे। और ये कहा भी जाता है गुण की मात्राओं में वृद्धि होती है, इसलिए इनको वृद्धि संधि कहते हैं। गुण की मात्राओं में वृद्धि होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। तो उच्चारण में आपको पता होना चाहिए, इनको कंठीय कहते हैं, इनको तालवे कहते हैं, इनको ओष्ठीय कहते हैं, और इसको मूर्धन्य कहते हैं। ये उच्चारण स्थान के आधार पर आपको पता चल गया है। अब देखो, अब एक सवाल आता है कि सभी स्वर सब साथ में ही पढ़ लो। यहां पर माता पचिकियों की प्रकार पढ़ने का यहां मतलब नहीं होता है कि सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं? एक तो अनु, नासिक होते हैं, एक अल्प प्राण होते हैं,
एक सभी स्वर क्या है, घोष। ये आपके ध्यान रखना प्रकार हो गए एक तरीके से, और 3 सवाल एक साथ ही कंप्लीट हो गए। अब इसमें मातापच्ची करते कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि सीधा ही पता है कि सभी स्वर होते क्या हैं। अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, तो मतलब ये होता है कि जब भी आप स्वरों को बोलते हो तो अनुनासिक का मतलब है कि सारे आप जो स्वर बोलते हो वो नाक से थोड़ी ही बोलते हो, ऐसे थोड़ी करते हो ए आ ई, ऐसे तो नहीं बोलते हो ए आ ई। अब वहां पर मैं कहता कि नासिका के आधार पर अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो अनु का मतलब तो होता पीछे, यानी जो नाक से बोले जाते हैं, तो नाक से तो ये कोई स्वर बोले नहीं जाते। तो अनु, अन का मतलब है नहीं, यानी नाक से नहीं बोले जाते हैं। तो बिल्कुल सभी स्वर नाक से नहीं बोले जाते, इसलिए सभी स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक। अब अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। एक होता है मा प्राण, एक होता है अल्प प्राण। कहते हैं कि सभी स्वरों को बोलते समय हमारे मुख विवर से कम हवा बाहर निकलती है, इसलिए सभी स्वरों को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। फिर एक पूछा जाता है कि कंपन के आधार पर कि घोष है स्वरक अघोष है, प्राण के आधार पर मा प्राण है कि अल्प प्राण है, और नाक के आधार पर अनुनासिक है अनुनासिक। तो ऐसा माना जाता है कि सभी स्वर तंत्रियों में क्या है, कंपन है, इसलिए सभी स्वर क्या माने जाएंगे, घोष माने जाएंगे। वापस एक बार पूछा जाए कि सभी स्वर होते हैं अनुनासिक, अल्प प्राण और घोष, एक साथ याद रख लो, पूरी मातापची खत्म हो जाएगी। सभी स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर नहीं होते हैं, कभी घोष नहीं होते, कभी महाप्राण नहीं होते, और कभी भी अनुनासिक नहीं होते। इसलिए आपके ये यहाँ ही तीनों ही क्लियर हो गए। अब स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में जो वर्गीकरण आएगा वो आपके व्यंजनों का वर्गीकरण आएगा।